योग को अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल करें? इसका आंसर तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिया कि युक्ताहारस्य युक्तस्य कर्मसु स्वप्नावो बोधस्य योगो भवति दुःखा, कि सबसे पहले आपको अपने आहार पर ध्यान देना होगा। जिस व्यक्ति का आहार बैलेंस्ड हो, संतुलित हो, जिसकी निद्रा संतुलित हो, जिसके सारा कार्य संतुलित हो, जिससे कर्म संतुलित हो, योग उसके जीवन से सभी दुखों को समाप्त कर देगा। वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं योग आचार्य रोहित, जिनके साथ हमने आज बहुत तरीके की बातें करी हैं। बेसिकली आजकल की जनरेशन में हमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं, तो उस सबको हम एक योगा के थ्रू कैसे डील कर सकते हैं, वो सब के बारे में हमने बात करी है। तो लेट्स मीट सर। हेलो सर। थैंक यू नंदिनी जी, और थैंक यू टीवीटी टीम। मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे टीवीटी के इस शो में आमंत्रित किया, और इस शो के माध्यम से आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप योग को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से जी सकते हैं, और कैसे आप तरह तरह की बीमारियों को खुद से दूर रख सकते हैं। तो आपने जो योगा की अपनी जर्नी शुरू करी है, तो आपने मतलब कैसे करी है? क्या आपका पीछे मोटिवेशन रहा है फिर कुछ? देखिए, 9 to 5 जॉब करने वाला मैं एक साधारण सा इंसान था, और वही जितने शौक होते लोगों के, जिम जाना, अपना लाइफस्टाइल जीना, वही सब चीजें मैं किया करता था। तो एक बार जिम में मुझे एक इंजरी हुई थी, बैक इंजरी। तो मेरा L2 L5 से डिस्क बल्ज हुआ था। देन फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, तो उन्होंने पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया कि आपको ये ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो उसके बाद मेरी फिजियो स्टार्ट हुई, तो मुझे धीरे धीरे आराम पड़ना शुरू हुआ। फिर जैसे फिजियो के कुछ दिनों बाद ना उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस मुझे स्टार्ट करानी शुरू की। उन एक्सरसाइजेस को करके मुझे सच में बहुत रिलीफ मिला, और मेरे बैक पेन में आराम मिला। योगा थे हाँ, वो सब रिलेटेड टू योगा थी। वो मुझे बाद में पता चला, उससे पहले मुझे नहीं पता था। और फिर मैंने उसके बारे में सर्च करना शुरू किया कि बैक पेन के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती है, गूगल किया। तो वहाँ पर कुछ आसनों के मुझे नाम पता चले, मुझे यही नहीं पता था कि आसन होते क्या है। फिर मैंने वो सर्च किया, कियो से पूछा, फिर उन्होंने बताया कि आप एक संस्थान है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान। हाँ, अब वहां जाइए और वहां पर आप पता कीजिए, वहां पर तो पूरी जानकारी मिल जाएगी जो भी आप जानना चाहते हो। तो वहां से फिर मैंने 1 मंथ का फाउंडेशन कोर्स किया। तो उस फाउंडेशन कोर्स से करने के बाद एक्चुअली मेरे जीवन में ना बदलाव आने शुरू हुए। तो मतलब जो चेंजेस आपको फील हुए, वो कैसे चेंजेस थे? शारीरिक, मानसिक। मैं पहले से ज्यादा स्टेबल, स्थिर महसूस करने लगा। एक अनुशासन, मेरे जीवन में एक अनुशासन आया कि मुझे सुबह इतनी जल्दी उठना है, सुबह और रात को टाइम से सोना है। सबसे बड़ा अनुशासन तो यही था मेरी लाइफ में। जो सुबह हर वीकेंड्स पे लेट उठने वाला, 10-12 बजे उठने वाला, वो वीकेंड्स पे भी सुबह 5 बजे उठने लगा, सिर्फ किस लिए कि योग की प्रैक्टिस करनी है। एक मोटिवेशन मुझे मिला था, क्योंकि इससे मुझे एक बेनिफिट्स मिल रहे थे ना। एक फिजिकली मैं फिट होता जा रहा था, मेरी बॉडी पेन्स गायब होते जा रहे थे। तो वहां से फिर मैंने आगे अपनी जर्नी शुरू की। वहां से मुझे पता चला कि इसके और भी एडवांस कोर्सेज है। तो फिर मैंने अपना जॉब का थोड़ा सा शिफ्टिंग वगैरह चेंज कराई, इवनिंग शिफ्ट्स कराई। उसके बाद फिर मैं प्रॉपर कोर्सेज में आया, और फिर मैंने वहां से वेलनेस इंस्ट्रक्टर का किया। फिर मैंने इसमें योग में मास्टर्स की। मास्टर्स करने के बाद मैंने आयुर्वेदिक डाइटिक्स एंड न्यूट्रिशन में अपना डिप्लोमा किया, और इसके अलावा एक्यूथेरेपी मैंने की। तो बहुत सारे कोर्सेज में इस लाइन में आगे ही बढ़ता चला गया, और इससे मैंने खुद को लाभ तो मुझे मिला ही, लेकिन इसके साथ साथ जो मुझसे जुड़े उनको भी मैंने लाभ पहुंचाया। तो मतलब आपने अपना 9 to 5 छोड़ के आपने अपनी जॉब शिफ्ट करी है योगा की तरफ? जी। ओके, एंड बिकॉज ये सारे चेंजेस जो आपको हुए, मतलब बेसिकली हम फिजिकल चेंजेस तो हमें दिखते हैं कि चलो बॉडी इन शेप आ रही है और सब कुछ ठीक हो रहा है, बट बहुत चीजें होती है मेंटल चीजें। तो उसमें हम कैसे पता लगाएं कि वो चीजें हमें योगा से ही हो रही हैं? आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेंटल हेल्थ। आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम होती है, बैक पेन हुआ, सर दर्द हुआ, फीवर हुआ, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप बताएंगे, आप अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने परिवार में बताएंगे कि मुझे ऐसे बैक पेन हो रहा है, या सर दर्द हो रहा है, या कोहनी में पेन हो रहा है। आप सब कुछ शेयर करेंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए कोई शेयर नहीं करना चाहता। पता नहीं आज भी लोगों में क्या शर्म है, क्या उनका अहंकार सामने आता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बताएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। स्टिग्मा बना हुआ है। हाँ, इसीलिए तो सबसे पहले हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बातें करना शुरू करना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ है क्या, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो ऐसे योग में से बहुत सारी चीजें जिससे आप मेंटल हेल्थ सुधार सकते हैं। प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस है। आसन करेंगे, आसन जब आप करते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम आते हैं।
तो ये ऑब्वियस से फिर आपकी मेंटल हेल्थ तो सुधरेगी ना। तो जैसे आपके साथ भी लाइक आप भी कह रहे हो कि आप लेट उठते थे, आपका लाइफस्टाइल सब खराब था, हाँ बिल्कुल बट खराब था। आफ्टर योगा वो सब चीजें चेंज हुआ। बिल्कुल। तो अगर किसी को ऐसी लाइफ स्टाइल में अपने चेंजेस चाहिए तो क्या क्या कर सकता है उस चीज के लिए? उसके लिए बहुत सारी क्रियाएं हैं। अभी जैसे अभी आपके आगे क्वेश्चंस आएंगे तो इनमें सभी इन्हीं सब के आंसर्स है कि हम कैसे अपने आप को बदल सकते हैं, कैसे एक अच्छी दिनचर्या हम लोग हासिल कर सकते हैं, कैसे हम एक दैनिक चर्या में हम योग को लेकर आ सकते हैं, क्या अनुशासन है, क्या दिशा निर्देश है, उन सब का पालन करते हुए हम कैसे आगे बढ़े, वो सारी चीजें हैं अभी। तो अब आपका जो ये योगा है वो फुल टाइम है, मतलब आप क्लासेस देते हो या जी, फिर क्लासेस एंड ऑल आप देते हो मेरा योगा में? खुद का योगा सेंटर है द्वारका सेक्टर 7 में, समत्व योगशाला नाम से। ओके उसका हम फुल टाइम रन करते हैं ओके गॉट इट। और उससे काफी लोगों को लाभ पहुंचता है। हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं जिनको किसी को फ्रोजन शोल्डर होता है, किसी को अगर कोई डिजीजेज होती है तो उनको डेफिनेटली लाभ पहुंचता है और काफी सालों से लोग हमसे जुड़े भी हुए हैं। लाइक अगर आजकल कुछ इंजरीज होती हैं तो अगर अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई इंजरी ड्यू टू स्पोर्ट्स या कुछ भी हुआ तो हमारे पास मेन एक ऑप्शन रहता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने का। तो क्या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या फिर हमें योगा की तरफ जाना चाहिए? देखिए फिजियोथेरेपी एक अलग चीज है, ठीक है। योगा एक कम्प्लीटली, फिजियोथेरेपी आपको सिर्फ फिजिकल लेवल पर थेरेपी देके आपकी जो मसल्स जो टीयर हुई है या फिर जो भी आपको स्पाज्म आया है वो उसको रिलैक्स करके उसको हील करने में मदद करता है। योगा क्या है? योगा एक कंप्लीट वेलनेस है। वो आपको शारीरिक रूप से तो स्वस्थ करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी आपकी मदद करेगा। तो बेसिकली प्राइमरीली लेवल पे हम पहले एक फिजियो के पास जाएं, देन आफ्टर फिर हम उस पे स्विच करें योगा पे। बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। देखिए क्या होता है ना कि जब रिसेंट इंजरी कोई भी होती है तो उसको तो थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है, उसमें कोई आप आसन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। मान लीजिए अभी आपको बैक इंजरी हो गई, आप बैठ ही नहीं पा रहे हो, तो आप योग में आकर आसनाभ्यास कैसे करेंगे, प्राणायाम कैसे करेंगे? जब तक आप कंफर्टेबली फील नहीं करेंगे तो आप करेंगे कैसे? तो उसके लिए तो पहले आपको एक इनिशियल थेरेपीज लेनी पड़ेगी, जैसे फिजियोथेरेपी है। और योग में भी ऐसा नहीं है कि योग में भी एक योगा थेरेपी चलता है, लेकिन आप सिर्फ दोनों कॉम्बिनेशन से चलेंगे तो आपको दुगना लाभ मिलेगा। तो योग में कितनी काइंड ऑफ थेरेपीज और सब कुछ होता है? योग थेरेपीज होती है। योग जैसे आपके पर्टिकुलर डिजीज को लेके, पर्टिकुलर इंजरी को लेके थेरेपीज होती है, उसमें अलग अलग फॉर्म्स बनाए गए। ठीक है, तो कितना टाइम तक ही होगा कि हमें रिलीफ मिल जाएगा अगर कोई आ रहा है तो? देखिए इसमें टाइम तो इसमें हमने बताया कि उसके नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ यही लेकर आया कि हमारे पास आते हैं ऐसे स्टूडेंट्स भी कि सर हमें एक हफ्ते के अंदर सर घुटनों पर लगाना है या एक महीने के अंदर लगाना है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना। देखिए ये तो आपकी साधना है, इसको साधना के रूप में लेके चलिए। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना आपका लंबा अभ्यास रहेगा, उतने आपको ज्यादा लाभ मिलेगा इसका। मतलब वही हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपनी चीजों को लेके अगर हमें योगा में आना है तो। बिल्कुल। तो बेसिकली जैसे अगर हम किसी से भी बात करते हैं कि कोई योगा के बारे में हमें बता रहा है तो फिर दे विल टेल कि हमें फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे दोनों पे हमें बेनिफिट्स हो रहे हैं। बट द थिंग इज फिजिकल लेवल की बेनिफिट्स हमें बहुत विजिबल हैं, बट मेंटल लेवल पे वो सिर्फ ये बोलते हैं कि हमें मेंटल लेवल पे बहुत बेनिफिट्स हो रहे हैं, बट दे वोंट टेल कि क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, मतलब पूरा उसके पीछे की साइकोलॉजिकल रीजन क्या है। ये तो अनुभव का विषय है जी। मतलब मुझे वो एक्सपीरियंस जानना है कि आपके साथ क्या हुआ जो आपने 9 to 5 छोड़ के आप योग में अब शिफ्ट हुए हो। देखिए क्या होता है कि जब आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, है ना, तो आपके अलग अलग, जैसे कि इसमें आप लेके चलिए कि फिजिकल आदि व्याधि का कारण है। जब आपका मेंटल हेल्थ खराब होगी तो उसका पूरा प्रभाव आपका फिजिकल हेल्थ पर पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, ट्रू। तो जब आपकी फिजिकल खराब होगी तो उसका पूरा प्रभाव मेंटल पर पड़ता है। हाँ, दोनों एक दूसरे को प्रभावित इंटरलिंक्ड है दोनों। इंटरलिंक्ड है। अगर आपको सरदर्द हो गया तो आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, है ना, आपको बहुत जल्दी गुस्सा भी आएगा। तो अगर आपको जानना है कि आपको मेंटल हेल्थ आपकी कैसे सुधरी है तो आप इन्हीं सब चीजों को लेकर आगे चलेंगे। आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि आपका माइंड ना काफी स्थिर होता जा रहा है, ठीक है। और दूसरा, आपको गुस्सा कम आता है, गुस्सा आता है लेकिन आप बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। तो यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसको लेकर आप खुद से रियलाइज करेंगे। जब आप खुद से अभ्यास करेंगे ना, क्योंकि मैंने बताया था कि अनुभव का विषय है, जब तक इसका अभ्यास नहीं करेंगे, आपको खुद को अनुभव नहीं होगा, तब तक बता ही नहीं पाएंगे। तो हम योग के द्वारा अपना जो मानसिक संतुलन है उसको कैसे हम बनाएं? हमारा एक योगी ग्रंथ है पतंजलि योग सूत्र, ठीक है। इसमें महर्षि पतंजलि जी ने मन को संतुलित करने के लिए कुछ उपाय बताया। उन्हें मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषणायाम भावनात् चित्त प्रसादनम। तो उन्होंने पूरा एक श्लोक बताया, उसमें उन्होंने 4 चीजों के बारे में बताया, मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा। मतलब उन्होंने बताया कि आप अगर मैत्री मीन्स मित्रता,
कि आपकी मित्रता कैसे लोगों से होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि आपकी मित्रता ऐसे लोगों से होनी चाहिए जो लोग हमेशा खुश रहते हो, है ना, अच्छे कार्य करते हो। अगर आपकी मित्रता ऐसे लोगों से होगी तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा। उसके बाद उन्होंने बताया है नैतिक करुणा। करुणा मतलब दया भाव, कि आपके भीतर दया भाव होनी चाहिए। किनके प्रति? जो लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनसे आपको हीन भाव नहीं करना, उनसे दया भाव होनी चाहिए, उनकी मदद करिए, है ना। अगर ऐसा आप मदद वाला भाव लोगों के प्रति लेकर चलेंगे तो उससे आपका मानसिक संतुलन सुधरेगा, आप हेल्दी रहेंगे। तीसरा है हमारा मुदिता। तो मुदिता क्या है कि जो लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग आपने देखा होगा कि डॉग्स की हेल्प करते हैं, है ना, बड़ा अच्छे काम करते हैं, कोई बुजुर्गों की बड़ी सेवा करते हैं, कोई किसी सफाई अभियान में लगा हुआ है, तो उनको देखकर उनको मोटिवेट करना है, उनके देखो खुश होना है, उनके कार्यों को देखकर खुश होना है कि देखिए कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं लोग, है ना। अगर हम ऐसी भावना अपने मन में लेकर आएंगे, उनको देख के खुश होंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि और अच्छे से कार्य करिए, हम भी आपकी मदद करेंगे, तो क्या होगा, आपसे इससे भी आपका मेंटल हेल्थ सुधरेगा। और तीसरा है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब दूरी बनाना। किन लोगों से? जो लोग बुरे हैं, नीच लोग हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखें जो किसी ना किसी तरह आपको किसी ना किसी तरह बनाना, ठीक है। कैसे लोगों से? जो बुरे लोग हैं, जो बुरे काम करते हैं, जो नीच लोग हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखें, क्योंकि ये लोग आपको कैसे ना कैसे करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। संत कबीरदास जी ने कहा है कि रहमन ऊंचे नरन सो बैर बरी ना प्रीत, काटी जाटे स्वान के दोनों बातें विपरीत। जिस प्रकार एक कुत्ता आपको काट ले या चाट ले, आपको नुकसान उतना ही पहुंचेगा, वैसे ही जो ये लोग है ना, नीच लोग जो होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, उनकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों खराब है। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी है ना। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आप एक अच्छा मेंटल हेल्थ बनाकर रख सकते हैं। तो आप जैसे कह रहे हो कि कबीरदास जी ने बोला कि कुत्ता काट ले या फिर चाट ले, दोनों ही हमारे लिए वो है, मतलब हानिकारक है। तो फिर काटने का तो हमें समझ आता है, वो काटेगा, हमें टिटनेस इंजेक्शन लगवाना है और वो सब कुछ, मतलब इन्फेक्शन हमारे अंदर फैल गया। बट वो चाटने वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ आया। देखिए, चाटने वाला कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि हमारा बॉडी है, प्रोसेस है, आपको पता है हमारा शरीर ना सिर्फ खाना खाने से अंदर से नहीं खाता, बाहर से भी खाता है ना। तो जैसे कुत्ता चाट ले, मान लीजिए आपको यहाँ चोट लगी है, कोई कट लगा हुआ है, या कुत्ते ने क्या किया, आपके हाथ को चाट लिया, तो उसके जो इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज है, जो उसके वायरसेस है, वो उसके थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है ना। तो वो इक्वली हो जाएगा, काटना और चाटना बराबर ही हो जाएगा उस समय, उतना ही इन्फेक्शन फैलेगा। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है, कुत्ता चाटे या काटे वो बराबर ही होता है। वैसे ही बुरे लोगों का साथ या उनसे दुश्मनी दोनों ही खतरनाक है। दोस्ती करेंगे तब भी वो आपको नुकसान दे सकते हैं, दुश्मनी करेंगे तो नुकसान देंगे। तो एक ऐसे ही हमारे पास एक केस सुनने में आया था। तो उसमें क्या था कि एक लड़की थी, तो उसका फीवर ही नहीं उतर रहा था, उसको पता नहीं क्या ऐसा इन्फेक्शन बॉडी में हो गया। उसने खूब टेस्ट करा लिए, खूब डॉक्टर के पास गई, इसका कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज हो ही नहीं रहा था। तो फिर वो एक कोई लेडी डॉक्टर थी, उनके पास गई, तो उन्होंने उसकी दिनचर्या पूछी कि आप करती क्या है, आपका अपना लाइफस्टाइल बताइए एक बार। तो उसने अपना लाइफस्टाइल शेयर किया कि मैं तो बहुत टाइम से उठती हूँ, टाइम से सोती हूँ, और पार्क्स वगैरह जाती हूँ, वहाँ कुत्ते होते हैं, उनको रोज खाना खिलाती हूँ, उनके बर्तन साफ करती हूँ। तब उन्होंने थोड़ा सा डाउट हुआ उनको कि अब ये इतना सेवा करते तो इसका एक टेस्ट कराया जाए। तो उन्होंने कोई टेस्ट कराया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो तब उनको पता चला कि उनको वो इन्फेक्शन है, वो वायरस है जो एक कुत्ते में पाया जाता है। हाँ, तब पता चला कि जब वो बर्तन साफ करती थी कुत्तों का जाकर, जब उनको खाना खिलाती थी, तो कुत्ते उनको चाटते भी थे, उनसे प्यार दुलार भी करते थे, और वो बर्तनों को साफ करते उनमें सलाइवा भी लगा होता था, तो उसकी उंगली में चोट लगी हुई थी। तो उन्होंने वो बर्तन साफ करते हुए कैसे भी कुछ करके कुछ ऐसे कुछ हुआ कि वायरस उसके शरीर में एंटर किया और उसे वो इन्फेक्शन हुआ। तो ऐसे तो पेट्स भी होते हैं, तो उनका भी सलाह तो लगता रहता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पेट्स रखना बुरी बात है, पेट्स रखिए, लेकिन थोड़ी सी एक डिस्टेंस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप चेहरा कटवा रहे हैं या फिर कुछ ज्यादा ही दुलार दिखाने के चक्कर में ऐसा कुछ गलती ना करें। तो उनको रखिए, प्यार दिखाइए, कुछ करिए, खूब खाना दीजिए, उसको घुमाइए फिराइए, वो सभी नॉर्मल थिंग है, सब करते हैं। लेकिन एक अननेसेसरली मतलब होता है ना कि ज्यादा प्यार दिखाने के चक्कर में वो लोग अपने नुकसान कर बैठते हैं, वैसा नहीं करना।
अपनी मेंटल पीस बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जो योगा के थ्रू हम अटेन कर सकते हैं? देखिए, मानसिक शांति के लिए आप कुछ योग में कुछ तकनीकें हैं, जैसे कि आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो प्राणायाम में आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करिए, भ्रामरी का अभ्यास कीजिए, और उसके बाद आप धारणा का अभ्यास कर सकते हैं। उसमें प्राण धारणा है, देह धारणा है। देखिए, प्राण धारणा जो होती है, प्राण धारणा में क्या होता है कि इसमें हम अपने सांसों के आरोहण और अवरोहण को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आप श्वास लेते हैं तो कंठ से लेकर नाभि तक, नाभि से लेकर कंठ तक, प्रत्येक आने जाने वाली श्वास को मन के द्वारा देखना है। भीतर जाती श्वास को महसूस करना है, बाहर आती श्वास को महसूस करना है। ठीक है, ऐसा आप 4 से 5 मिनट कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाइए। अब बात करते हैं देह धारणा की, कि देह धारणा क्या है। देह मतलब आपका शरीर, धारणा मतलब उसको धारण करना, उस पर ध्यान लगाना। तो आप इस देह धारणा का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें और कमर गर्दन को सीधी रखें, और उसके बाद अपने मन के द्वारा अपने पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। प्रत्येक अंग को पैरों के पंजों से लेकर सर तक देखते हुए जाएं, और सर से पैरों की ओर देखते हुए आए। प्रत्येक अंग को देखना है, उसे महसूस करना है, उसका अनुभव करना है। यह है देह धारणा। इसका अभ्यास रोज कीजिए। तो उसके बाद आता है हमारा ध्यान। उसके बाद ध्यान कीजिए, स्थूल ध्यान। स्थूल ध्यान क्या होता है कि आप अपने अनाहत चक्र पर ध्यान करें। अनाहत चक्र क्या होता है? हार्ट चक्र। ओके। हाँ, हार्ट चक्र पे ध्यान करें, और जिस किसी भी देवता या जो भी आपके इष्ट देव है, मन द्वारा उन्हें देखे, उनका ध्यान करें। वो आपको गुरु हो सकते हैं या कोई भी जिसे आप मानते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, उनका ध्यान कीजिए, उन्हें देखें और उन पर पूर्ण श्रद्धा पूर्वक उनके प्रति अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दें। बस मन द्वारा उन्हें एकटक देखते रहें। ये होता है स्थूल ध्यान। सूक्ष्म ध्यान सबसे उच्च स्तर का ध्यान है। तो इसमें क्या होता है कि आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर अपना पूरा ध्यान अपने माथे के भूमध्य, ठीक है, माथे के भूमध्य पर केंद्रित करना है, और माथे के भूमध्य पर ध्यान लगाते हुए अपने को अपना पूरा ध्यान कुंडलिनी शक्ति पर लगाना है। हम योग को अपनी डेली लाइफ में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? योग को अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल करें? इसका आंसर तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिया कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चित्तस्य कर्मसु सपनाओ बोधस्य योगो भवति दुःखा। कि सबसे पहले आपको अपने आहार पर ध्यान देना होगा। जिस व्यक्ति का आहार बैलेंस्ड हो, संतुलित हो, जिसकी निद्रा संतुलित हो, जिसके सारा कार्य संतुलित हो, जिससे कर्म संतुलित हो, योग उसके जीवन से सभी दुखों को समाप्त कर देगा। ठीक है। हाँ, लेकिन उसको सबसे पहले दैनिक जीवनचर्या में लाने के से पहले अपने आहार को संतुलित करना होगा। डाइट अच्छी करनी पड़ेगी सबसे पहले। हाँ, उसको अपना डाइट को सुधारना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा, उसको एक बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। उसके बाद सारी जितनी भी क्रियाएं होती है, बताया ना मैंने, युक्त आहार विहारस्य चित्तस्य कर्मसु, उसके सारे कर्म संतुलित होंगे, उसकी निद्रा सोना जागना संतुलित होगा। ठीक है, उसके सारे कर्म संतुलित होंगे, तभी योग उसके जीवन से सभी दुखों को दूर करेगा। डाइट से ये सब चीजें हमारे रिलेटेड है। हाँ, ये सब डाइट से रिलेटेड है। और उसके बाद एक आयुर्वेद की अगर हम आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या की बात करें, तो आयुर्वेद में सबसे पहले क्या आता है कि प्रातः उत्थान। कहते हैं कि हर इंसान को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4-5 बजे उठना चाहिए, और 4 से 6 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। उसके बाद आता है उनका उषापान, कि उठते ही उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? उषापान करना चाहिए। उषापान मतलब उसको एक ल्यूक वार्म वाटर पीना। कागासन में बैठिए, ऊपर बैठिए, और घूट कर करके, एक साथ नहीं पीना, धीरे धीरे सिप कर करके अपने पेट भरकर एक ल्यूक वार्म वाटर पीजिए। फिर उसके बाद मलमूत्र त्याग, उसके बाद अपना जो भी अपनी दिनचर्या होती है, फ्रेशन अप होना, फ्रेश हो जाइए। फिर उसके बाद उनका आता है कि दंत धावन, दांतों की सफाई कीजिए। ठीक है, जीभा की सफाई कीजिए। फिर उसके बाद आता है मुखादि धावन, अपने चेहरों को साफ करें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका अंजन, आंखों की सफाई कीजिए, आंखों में स्याही डालिए। स्याही डालने का भी हमारे आयुर्वेद में बड़ा एक कल्चर चलता आ रहा है कि उससे हमारे आंखों की रोशनी तेज होती है। काजल डालिए। फिर उसके बाद आता है नस्य, नाक में अपना घी या तेल डालिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अभ्यंग। अभ्यंग मतलब मालिश करना, अपने शरीर की मालिश कीजिए। ये दैनिकचर्या है, ये आपको रोज करना है। व्यायाम, उसके बाद आपको व्यायाम करना है। देखिए, सुनने में बहुत सारी चीजें लग रही है, लेकिन ये सुबह की शुरुआत के कुछ घंटों का ही काम है। हाँ, ये रोज करते हैं, ये नॉर्मली चीजें है। बट इसमें एक चीज रहती है कि लोग व्यायाम को स्किप कर देते हैं। मतलब अगर किसी को ऑफिस जाना है तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो व्यायाम कर रहे हैं, तो क्या हम रात में कर सकते हैं फिर कोई सूटेबल टाइमिंग पे? देखिए, अगर आप स्पेशल योग का अभ्यास कर रहे हैं तो उसको आप मॉर्निंग के समय में करेंगी तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट्स देगा।
ठीक है। नहीं तो आसनों का अभ्यास तो आप कभी भी कर सकते हैं, बस आपका पेट खाली होना चाहिए आपसे। जो भी मील जो आप खाना खाते हैं 3 से 4 घंटे गैप होना चाहिए, उसके बाद अपना आप आसनों का अभ्यास कर सकती हैं। तो कितना देर हमें सुबह करना चाहिए? अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपकी क्षमताएं कितनी है, आप कितनी देर करती है, आपके पास समय कितना है। करने को तो लोग घंटों भी करते हैं। जैसे कि किसी को ऑफिस वगैरह जाना होता है, जैसे लोग ऑफिस जा रहे हैं, तो उनके लिए कितना हमें डिजायर्ड टाइम होना चाहिए व्यायाम करने? 1 घंटा। 1 घंटा? हाँ, 1 घंटा निकालिए। 1 घंटा इनफ है, बहुत है। और बेसिकली उन्हें क्या क्या करना चाहिए? लाइक वो यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, या फिर जैसे आपने जो भी क्रियाएं बताई हैं उसके लिए हमें किसी को कंसल्ट करना चाहिए, या फिर हमें खुद ही हम यूट्यूब से सीख के कर सकते एक हैं? अच्छे योग शिक्षक के पास जाना चाहिए जी। और अगर कोई कर रहा है बट उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं? दिनचर्या, कहीं ना कहीं उसकी दिनचर्या खराब है। ठीक है, क्या पता वो गलत भी कर रहा हो, वो हमें तभी कैसे तो मैंने पता कहा ना चलेगा? कि एक अच्छे योग शिक्षक के पास जाएं। अगर वो कुछ गलत कर रहा हो तो वही सही कराएगा ना उसे। लेकिन अच्छा योग शिक्षक के लिए हमें क्या क्या मतलब क्वालिफिकेशन है जो हमें देख के जानी चाहिए उनके पास? उनकी देखिए उन्होंने क्या क्या पढ़ा, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने योग के क्षेत्र में कितने सालों से, उनका एक्सपीरियंस कितना है उस क्षेत्र में ना, ये सब देख कर आप जाइए। तो कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह भी होते हैं इस चीज हाँ, के? डिप्लोमा होता है, मास्टर्स डिग्री होती है, लोग पीएचडी भी करते हैं। बेसिकली योगा में होता है ये सब? हाँ, स्पेशल योगा में होता है। मुझे ये जानना है कि योग आप अपने वर्ड्स में कैसे बोलोगे? मतलब मुझे कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं चाहिए जो बुक में लिखी है, कुछ भी ऐसी चाहिए जो लोग हमारे समझ सके। ठीक है, देखिए बुक्स में तो आपको बहुत सारे डेफिनेशंस मिलेगी ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः समत्व योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम, ये सब किताबी डेफिनेशन है। लेकिन अगर मैं इसको अपने शब्दों में कहूँ तो जीवन के सिद्धांतों का व्यवहार में लाना योग है। ठीक है, अब जीवन के सिद्धांत है क्या? यम नियम का पालन करना, धर्म के अनुसार कर्म करना। धर्म क्या है आपका? मतलब मानसिक, वाचिक और शारीरिक तौर पर आपके द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार कोई दुख, कष्ट या हानि ना पहुंचे, ये आपका धर्म है। जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाना योग है। जब आप इन सिद्धांतों को अपने व्यवहार में लेकर आ जाएंगे तो वहां से आपका योग शुरू होता है। और मुझे जानना था कि जैसे लोग अब योगा, मतलब अगर उन्हें योगा पे शिफ्ट हो गए हैं तो उसके बाद उनका दूसरा कंसर्न ये रहेगा कि वो क्या डाइट ले, क्या आहार रहे उनका, तो वो मुझे जानना। पुष्टम मतलब आपको पुष्ट करने वाला भोजन, सुमधुरम स्वाभाविक रूप से मीठा भोजन, ठीक है, सुस्निग्धम चिकना भोजन यानी घी युक्त भोजन, गव्यम गाय का दूध और उससे बनी वस्तुएं, मनोभिलाषितम जिस भोजन को देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाए ऐसा भोजन आप खाएं, और धातु प्रपोषण मतलब जो आपके टिश्यूज, आपकी धातु है शरीर में, वो उनको पोषित करें, उनको पोषण दे, ऐसा भोजन एक योग साधक को करना चाहिए। आजकल के टाइम में जैसे बहुत वो हो गया है कि लोग काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, जिस वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें होती हैं। तो मुझे जानना है कि कुछ ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जिससे उन्हें रिलीफ मिल सके उस चीज का। देखिए छोटा सा सूत्र है, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलित भवेत्, कि जितनी तेज आपकी सांसें दौड़ेगी उतना ही तेज आपका मन दौड़ेगा, और तरह तरह के मन में ख्याल आएंगे, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, है ना। तो अब उस सिचुएशन में हम ऐसी कौन सी क्रिया करें कि आपके उस समय का तनाव, जो एंजाइटी आपने एक दिन से क्रिएट किया, वो शांत हो जाए। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कॉन्शियस ब्रीथिंग। आपको सिर्फ क्या करना है, कमर सीधी करनी है, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, है ना, और आप नॉर्मली बैठिए, आंखें बंद कीजिए और केवल आती जाती सांसों को देखिए। और इसमें आपका पैटर्न क्या रहेगा, आप 6 सेकंड सांस लेने में लगाएं, मन ही मन 6 काउंट करें, 3 सेकंड सांस को रोकिए, फिर 6 सेकंड सांस छोड़ने में लगाएं और 3 सेकंड सांस को रोकिए। ये क्रिया आप 10 से 12 बार दोहराएं, और उसके बाद देखिए आप तुरंत पाएंगे कि आप धीरे धीरे आपका जो गुस्सा है, जो एंजाइटी और तनाव, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जब हमें ये चीजें हो रही है हम तभी करें, या फिर ऑन अ रेगुलर बेसिस हम ये करना शुरू करें? रेगुलर करेंगे तो आप इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। कभी तो कहा ना कि इसको अपने दिनचर्या में लेकर आए, आप दिनचर्या में रहेंगे तो ये सब चीजें आपकी लाइफ में नहीं आने वाली। तो योग है, उसके पीछे कोई साइंस है या फिर कुछ उसके पीछे कोई लॉजिक है जिससे हमें सारे बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं उस चीज से? हाँ, योगा फुल्ली साइंटिफिक है। कैसे? कैसे? आपका शरीर किस चीज से बना है? सेल से। सेल से, है ना। सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मिक्स टिश्यूज से, ऑर्गन से, सिस्टम, और ग्रुप ऑफ सिस्टम से हमारा पूरा शरीर। जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो उसका जो प्रभाव जो पड़ता है वो सेलुलर लेवल तक जाता है, हर एक सेल को चार्ज करता है। योग में जितनी भी क्रियाएं हैं, आपका आसन, प्राणायाम, ध्यान, वो क्या करता है, वो आपके हर एक सेल को चार्ज करता है।
जो आपका हर एक सेल चार्ज होगा प्रॉपर मात्रा में, उसको जो ऊर्जा मिलेगी, जो उसको प्राण शक्ति मिलेगी, जो उसको ऑक्सीजन मिलेगा, उससे क्या होगा, आपका हर एक ऑर्गन भी हेल्दी बनेगा। और जब एक हर ऑर्गन हेल्दी होगा तो आपके टिश्यूज हेल्दी होंगे। ना सॉरी, ये उल्टा बोल दिया मैंने। हाँ, जब आपका सेल हेल्दी होगा तो क्या होगा, आपके ऑर्गन्स हेल्दी होंगे, ऑर्गन्स हेल्दी होंगे तो आपका सिस्टम हेल्दी होगा, है ना। तो इसमें तो कोई राय नहीं है कि आपका योग साइंटिफिक नहीं है, योग इज फुल्ली साइंटिफिक। ओके, तो और जैसे योगा से अगर हम सेलुलर लेवल पे हम अपना चीजें ठीक कर रहे हैं, तो सेम गोस फॉर जिम आल्सो, कि वहां पे भी तो हम एक्सरसाइजेस ही कर रहे हैं। वो फिजिकल हो गया ना, वो हमारा सेलुलर लेवल तक जाके हमें वो नहीं कर रहा है, इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। देखिए क्या होता है ना कि जैसे जिम वर्सेस, बहुत सवाल आता है जिम वर्सेस योगा। हाँ, मैं कहता हूँ दोनों ही ठीक है। ओके, अब तो बेसिकली योगा कवर हमारा तीनों एस्पेक्ट पे करेगा। बिल्कुल, ओके, कंप्लीट वेलबींग। तो मतलब हमें फिजिकल और हमारा मेंटल तो वी नो, बट स्पिरिचुअल लेवल पे वो कैसे हमें कनेक्ट कर रहा है? देखिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए जब हम योग का अभ्यास करते हैं ना, तो योग का अभ्यास करने से जो हम जो एक स्पिरिचुअल भाव हमारे अंदर आता है, वो स्पिरिचुअल भाव यह है कि आप इतने स्थिर, इतने काम हो जाएंगे कि आपको जितनी भी वृत्ति आपके आगे आती है उनका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंस गए, हाँ जी, आप घबरा गए, मन में थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप कंफ्यूज हो गए कि मुझे करना क्या है, क्या करना चाहिए, आप इधर उधर भाग रही हैं, मन दौड़ रहा है इधर उधर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, कोई ना कोई नेगेटिव सिचुएशन में आने के बाद ऐसी चीजें सबके साथ होती है। तो उसके लिए सबसे बेहतर क्या है, योग। तो हम योग करते हैं तो हमें स्पिरिचुअलिटी जो मिलती है, जो स्पिरिचुअलिटी की आप बात कर रही है ना, वो स्पिरिचुअलिटी यही है कि कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ जाए आपकी लाइफ में, आप उसको इजीली हैंडल कर लेंगे और उससे आगे निकल जाएंगे। आजकल जैसे अलग अलग वो चल रही हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, इन सब का भी हम योगा से ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, इसका पूरा इलाज है, इसके ऊपर रिसर्चेस है। आध्यात्मिकता और फिटनेस के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, मुझे ये जानने हैं। ये आप सबसे पहले फिटनेस को लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप फिटनेस से क्या समझती हैं? बेसिकली फिट रहना, फिट रहना है ना। मतलब अगर इसको ऐसे समझे कि ओवरऑल हेल्थ, स्वास्थ्य है ना, आपका स्वास्थ्य है, आपकी तंदुरुस्ती, इसी से तो आप फिटनेस के बारे में बताएंगे ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो अगर WHO की हम एक डेफिनेशन WHO देता है कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, स्वास्थ्य है क्या, वो कहता है कि जो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग में स्वस्थ है और जिसे कोई बीमारी नहीं है वो फिट है। WHO ये कहता है। लेकिन इस संदर्भ में हमारा आयुर्वेद क्या कहता है, सम दोषः समग्निश्चय सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मनेन्द्रिय मनः स्वास्थ्य इत्यादि। तो एक आयुर्वेद के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति भी है जिसके तीनों दोष, हमारे बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, जिसके तीनों दोष बैलेंस्ड हो, सप्त धातुएं 7 टिश्यूज वो बैलेंस्ड हो, मल क्रिया मतलब हमारा यूरिन, स्टूल और स्वेट मतलब प्रॉपर मात्रा में शरीर से बाहर निकल रहा है वो बैलेंस्ड हो, और जिसका मन, आत्मा और इंद्रिय तीनों खुश हो, वह व्यक्ति स्वस्थ है। ऐसा हमारा आयुर्वेद का मानना है। ठीक है, और इसी में अगर हम थोड़ा सा आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं तो आध्यात्मिकता क्या है, यह है भौतिक से परे है। मतलब जो भौतिक, मतलब आपका शरीर है, मेरा शरीर है, ये भौतिक जगत है। ठीक है, तो जो भौतिक से परे है वो आध्यात्मिक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तो इसमें आध्यात्मिक को लेकर हमारे तैत्तिरीयोपनिषद में एक पंचकोश के बारे में बताया गया है, है ना। तो अब पंचकोश क्या है, तो अगर हम आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में देखें तो हमारे मन के 3 आयामों में बांटा गया है, 3 स्तर पर, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक है, और ऐसे ही हमारे वेदांत और योग दर्शन में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और इन्हीं 3 आयामों को 5 भागों में विभाजित करके पंचकोश बनाया गया है। इसमें आपका अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, 5 कोशों में इनको विभक्त किया गया है। अन्नमय कोश क्या है, अन्नमय कोश हमारे फिजिकल शरीर, आपके अंग प्रत्यंग जो आप देख पा रहे हैं वो अन्नमय कोश है, आपका बाहरी शरीर। ठीक है, प्राणमय कोश आपकी जीवनी शक्ति, आप श्वास ले पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, आपके शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह हो रहा है, वो सब प्राणमय कोश की वजह से, उस जीवनी शक्ति की वजह से हो पा रहा है। और आप जिस फिजिकल फिटनेस की बात कर रही थी वो इन 2 आयामों तक ही सीमित है, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, वो यही तक ही सीमित है। आप जब इससे आप आगे बढ़ेंगे तो वहां से स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होगी, आप शरीर के भीतर जाएंगे, तब आता है मनोमय कोश। यह आपके भावनात्मक सजगता पर निर्धारित करता है
है ना, ये आपके जो भी आपके मन के भाव होते हैं, जो आपके मन की सजगता होती है, मन में जो संकल्प विकल्प चलते हैं, है ना, ये सब मनोमय कोश के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है विज्ञान में कोश। अब मनोमय कोश से भी सूक्ष्म है विज्ञान में कोश। विज्ञान में कोश क्या होता है कि ये अनुभूति होती है, हमें अनुभूति कब होती है, जब हम सब स्वप्न अवस्था में होते हैं। सपने में ना, हाँ, जब हम सपने में होते हैं, स्वप्न अवस्था में होते हैं, तब हमें विज्ञान में कोश की अनुभूति होती है। और इसके अलावा जब हम अपने शरीर से बाहर आते हैं, एक आत्मिक भाव है, ये आत्मिया की दृष्टि से आप देखेंगे ना, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। एक आत्मिक भाव के अंतर्गत आता है ना, अपने शरीर को देखना, शरीर से बाहर निकल कर शरीर को देखना, ये विज्ञान में कोश है। अच्छा, है ना, ये ध्यान के माध्यम से आप इसको कर पाएंगे। और इसके बाद आता है हमारा आनंदमय कोश, ये लास्ट स्टेज है, आखिरी परत, परत दर परत, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। आनंदमय कोश जो होता है ना, उसमें आपको सुख की अनुभूति होती है, ना दुख की अनुभूति होती है। ये सुख और दुख दोनों से परे है। और इसमें क्या होता है ना, ये एक अनुभव का विषय, इसमें कोई बता नहीं सकता, इसमें ना मैं बता सकता हूँ ना आप बता सकते कि वो अनुभव कैसा है, ये खुद से अनुभव करने का विषय है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने पूरा पॉडकास्ट देखा और आपके मन में कोई भी संशय या किसी प्रकार का कोई प्रश्न है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।